हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने 32,000 करोड़ का स्कैम किया था इंडिया के अंदर, जो कि हर्षद मेहता के बाद करने वाला कोई ऐसा इंसान। हर्षद मेहता ने तकरीबन 5,000 करोड़ का स्कैम किया था, ठीक है, और उसके अंदर वो 500 करोड़ के स्कैम में उसका पूरा का पूरा ये स्कैम बाहर आ गया था, ठीक है। अगर वो 500 करोड़ का जो उसने चूना लगाया था ना एसबीआई को, अगर वो बाहर नहीं आता तो उसका 500 करोड़ का स्कैम तकरीबन 50,000 करोड़ तक पहुंच जाता। वही सेम चीज़ हुई है 32,000 करोड़ के स्कैम में, जिसका नाम था अब्दुल करीम तेलंगी, ठीक है। मैं अब्दुल उसका नाम बोलूँगा हमेशा, ओके। एक ऐसा इंसान जो रेलवे स्टेशन पे फ्रूट बेचता था, उसने कर दिया है तकरीबन 32,000 करोड़ का स्कैम, और टोटल 350 एम्प्लॉय और 18 स्टेट के अंदर। कितना है टोटल? 18 स्टेट और 350 एम्प्लॉय और 32,000 करोड़ का स्कैम, और उसको हम कहते हैं स्टैम्प पेपर स्कैम। क्लियर? टोटल वेल्थ 32,000 करोड़। कब से कब तक हुआ? तो 1994 से लेके 2000 तक, मतलब ये वही टाइम पीरियड था जब हर्षद मेहता भी लाइमलाइट में था। क्लियर? बट हर्षद मेहता की इसकी स्टोरी बहुत सिमिलर इसलिए लगती है होगी, जो आपको बताऊंगा आगे, क्योंकि इन दोनों की स्टोरी इतनी सिमिलर किस रीज़न से है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। तो इतना याद रखो कि रेलवे स्टेशन पे वो फ्रूट बेचता था। क्लियर? कहाँ पे? बेलगाम खानपुर एक रेलवे स्टेशन है। खानपुर रेलवे स्टेशन का नाम है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? तो कर्नाटक के अंदर है। क्लियर? इतना याद रखो। टोटल वो 3 भाई थे, उसमें सबसे बड़ा भाई कौन था? तो अब्दुल करीम भाई था। क्लियर? अब ये इनका रेलवे स्टेशन से नाता क्यों जुड़ा पता है? क्योंकि उनके जो फादर थे वो क्लास 4th ऑफिसर थे, क्लास 1 नहीं, क्लास 4th ऑफिसर थे। क्लियर? और 8 साल की उम्र में इनके फादर की डेथ हो जाती है। कितने? 8 साल की उम्र में इनके फादर की डेथ हो जाती है। और अब्दुल करीम पूरी उम्र तो नहीं, मतलब जब तक वो ग्रेजुएट नहीं होता है, ठीक है, जब तक वो ग्रेजुएट नहीं होता तब तक वो फ्रूट बेचता है उन्हीं के पैसों से, और उसी पैसों के कारण वो ग्रेजुएट होके पास आउट होता है, ठीक है। जब ग्रेजुएट होता है ना, तब उसको कोई वैकेंसी नहीं मिलती है कर्नाटक के अंदर। उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि उनको जॉब नहीं मिल रही थी, ठीक है। और जॉब ना मिलने के कारण वो गया कहाँ पे? सपनों का शहर, ड्रीम सिटी, कौन सी आती है? मुंबई। वो वहाँ गया। अब वो वहाँ गया तो उसको पता था कि मुंबई में कोई भी जॉब करो आपको पैसा मिल जाता है। तो उसने मुंबई में सबसे पहले उसने काम क्या किया? सेल्स एग्जीक्यूटिव, सब चीज़ें बेचने का पा गए। तब उस टाइम पे ये सिचुएशन थी कि मुंबई के अंदर आपको काम हार्ड वर्क से करना पड़ता है, ठीक है। और आज भी है कि अगर आप मुंबई में मेहनत करो ना तो पैसा बनता है, और पैसा अंधा बनता है। क्लियर है? उस टाइम पे वही सिचुएशन थी। बट वहाँ पे क्या हुआ कि इसने काम करना शुरू किया, वो विथिन 3 वीक्स उसको कंपनी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि पहले वीक में उसका डेमो लिया गया, दूसरे वीक में उसको टारगेट दिया गया, टारगेट अचीव नहीं कर पाया, वो तीसरे वीक में उसको निकाल दिया। इतना ही काम था। तो पहले वहाँ से निकलने के बाद उसने फिर से काम किया कहाँ पे? होटल मैनेजमेंट में। अब होटल मैनेजमेंट में जब वो जॉब कर रहा था ना, तब उसकी सैलरी इतनी कुछ खास थी नहीं। और याद रखना, अब्दुल करीम वो इंसान जिसको बहुत ज़्यादा क्विकली पैसा बनाना था। क्विकली पैसा जिन जिन लोगों ने बनाया ना, उन सब ने स्कैम किया है, ठीक है। और ये पूरी एक सीरीज चलने वाली है इस चैनल के ऊपर अभी, जिसमें आपको हर स्कैम को डिटेल में समझाऊंगा कि भाई स्कैम हुए किस तरीके से हैं। क्लियर? तो पहले आप ये समझ लो कि अब उसने शुरू किया होटल मैनेजमेंट, ठीक है। होटल में जाके मैनेजर के रूप में काम कर रहा था, पर उसको इतनी इनकम नहीं मिल रही थी। उसने यहाँ पे भी एक स्कैम करने की सोची थी। क्या स्कैम की? बताए कि जो बच्चे होते हैं ना, जो वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए आते थे, उनके रूम में वो कैमरा फिट कराता था और उन्हीं को ब्लैकमेल करके चलता था। पर वो इतना उसका कुछ खास चला नहीं, क्योंकि ये इतना लाइमलाइट में मीडिया में आया नहीं था। क्लियर? तो उसने वो सोचा कि ये सब नहीं करना, क्योंकि मेरे को पैसा बनाना है, इसमें पैसा बन नहीं रहा है। तो उसने वो छोड़ दिया जॉब, ठीक है। वहाँ से जॉब छोड़ने के उसका जितना कुछ पैसा बना था ना, वो 1986 में जाके, कहाँ पे? 1986 में वो सऊदी अरब गया। सऊदी अरब। अब बोलोगे सर उसके पास यहाँ पे पैसा कहाँ से आया? तो भाई उसने ऑलरेडी सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब जितने कुछ की थी, कितने 3 हफ्तों के लिए की थी, उसको उसका पैसा मिला था। उसने तकरीबन यहाँ पे 8 महीने तक काम किया था इसके अंदर, होटल के मैनेजर के रूप में। तो उसको वहाँ से पैसा मिला था। बट वो सऊदी अरबिया गया ना, तब उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। स्कैम की शुरुआत होती यहीं से, ठीक है। जो उसके माइंड को ट्रिगर करने वाला इंसान था ना, वो यहीं पर मिला उसको। किस तरीके से? जब वो 1986 के अंदर सऊदी अरेबिया के लिए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया ना, तो उसका प्रॉपर पासपोर्ट था नहीं।
फिर भी वो वहाँ पे उसने किसी इंसान ने जो मुंबई में बैठा था उसने फेक डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसको यहाँ से भेज दिया, कहाँ पे, सऊदी अरेबिया। वहाँ पे गया और वहाँ से वापस आ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वही था कि हार्डवर्क करो पैसा कमाओ, हार्डवर्क करो पैसा कमाओ। और इस बंदे को क्या चाहिए था? फटाफट पैसा चाहिए था और पैसा मिल नहीं रहा था। तो इस बंदे ने क्या किया? वापस आ गया। और वापस आया ना, उसके दिमाग में वही एक दिमाग में घुसी चल पड़ा हुआ था कि उस इंसान ने एक फेक पासपोर्ट बनाने के लिए मुझसे डबल पैसे लिए हैं। जितने पैसे में अगर मैं एक पासपोर्ट बनाने जाऊं तो मैं उस पासपोर्ट को बनवा भी लूं, दुबई या सऊदी अरेबिया जाके अपने जॉब के लिए अप्लाई भी कर दूं उन पैसों में, और 1 महीने में रह भी लूं फ्री में। इतना पैसा उसने दिया किसके लिए? एक फेक पासपोर्ट बनाने के लिए। अब उसके दिमाग में ट्रिगर हो चुका था कि भाई फेक पासपोर्ट बनाने में पैसा बहुत है। उसने जहाँ पे अगर सीधे सबसे पहले क्या शुरू किया? अरेबियन मेट्रो ट्रेवलर्स, जो उसका चली 3 साल तक। कितने साल तक चली? अरेबियन मेट्रो ट्रेवलर्स, ये इसकी चली 3 साल तक। ये इसलिए चली क्योंकि इसका एक ही मकसद था कि मिडल ईस्ट में जिस इंसान को जाना हो, चाहे वो इंसान जिंदा हो, मुर्दा हो, चाहे कैसा भी हो, उसको मैं भेजूंगा मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर। मतलब मेरे डॉक्यूमेंट में मैं उसके डॉक्यूमेंट बना के दूंगा, आप उसको खाली लेके आ जाओ, इतना पैसा लेके आओ। और इस इंसान ने इन 3 साल में बहुत पैसा बनाया, अंधा पैसा बनाया। ठीक है, यहाँ पे इसका अंधा पैसा बना लिया। मतलब इतना समझ लो कि इसके पास इनफ पैसा था कि वो वापस से अपने कर्नाटक, अपने गांव जाके अंदर अपनी जिंदगी के अगले आने वाले 50-60 साल तक इनफ जिंदगी जी सकता था। ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि 19 सेंचुरीज की बात कर रहा हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ 89 के आसपास की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे इसके पास करोड़ों में पैसा आ चुका था। अब तो उस टाइम पे करोड़ों पैसा मतलब कि आपके पास इनफ पैसा था। क्लियर? अब हुआ यह कि 3 साल के बाद किसी ने, एक इंसान ने टिप दी। टिप इन द सेंस कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक तरीके से एक ऑपरेशन रखा था कि भाई फेक पासपोर्ट बनाने वाले लोग बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि वहाँ से कंप्लेन आ रही थी वेस्टर्न कंट्रीज से और मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। कंप्लेन आना शुरू हुई दिल्ली एयरपोर्ट पे या फिर मुंबई एयरपोर्ट पे कंप्लेन आना शुरू हुई कि भाई आपके मोस्ट ऑफ पासपोर्ट जो फेक पासपोर्ट बन के आ रहे हैं उनमें कुछ आप कीजिए। तो उनकी मेन स्ट्रीम कहाँ थी बताएं? कि जो अब्दुल था वही फेक पासपोर्ट बना रहा था। और वहाँ पे एक इंसान ऐसे कि मिडल ईस्ट में जाना है और मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे को जाना। पर जो इंसान था ना, ये पुलिस वाला था, मुंबई पुलिस का इंसान था। टुक में पूरा एक ट्रैप था। उस ट्रैप के अंदर अब्दुल करीम फंस जाता है और अब्दुल करीम को फेक पासपोर्ट बनाने के जुर्म में उसको अरेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आता है जेल में। अरेस्ट करके जब लेके गए ना, यहीं पे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उसकी लाइफ का आया। किस तरीके से? जब उसको जेल में लेके गए तो जेल में उसका जो पार्टनर था ना, वो था रतन सोनी। कौन था? रतन सोनी। अब ये कौन है? ये अब्दुल। और ये कौन है? रतन। इन दोनों के बीच में संवाद होता है कि भाई तू कौन से केस में आया है। रतन इसको पूछता है कि तू कौन से स्कीम में आया। वो बोलता है कि मैं फेक पासपोर्ट बनाता था, उसके अंदर मेरे को अरेस्ट करके मेरे को ला दिया है। इसने पूछा कि तू किसके लिए आया? तो इसने बताया कि मैं फेक स्टॉक बेचता हूँ। फेक स्टॉक मतलब एक ऐसी बैंक रिसीप्ट बेचता हूँ जिसके कारण मेरे को पैसा मिलता है। मैं पैसा बाद में स्टॉक मार्केट में घुमाता हूँ और बाद में अगर लॉस तो लॉस या तो प्रॉफिट तो प्रॉफिट। और उसमें पकड़ा गया हूँ, उसमें मैं यहाँ पे जेल में बैठा हूँ। इनडायरेक्टली इसने स्कैम कौन सा किया था? हर्षद मेहता की कॉपी की थी इस इंसान ने, रतन सोनी ने इसकी कॉपी की थी। किसकी? हर्षद मेहता की। तो इस इंसान ने इसको बताया ना, तो इसने अपने जेब से एक पासपोर्ट निकाल के दिखाया कि देख ये पासपोर्ट है। तो उसने बोला कि भाई तू तो डिट्टो कॉपी मार रहा है, एक काम कर, तेरे इस टैलेंट को अपने ना बाहर एक काम करते हैं। तो ये लोग दोनों बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद पहला कैंप शुरू करते हैं। जो स्कैम की शुरुआत होती है वो यहाँ से शुरू होती है। किस चीज़ से होती है? कि सबसे पहले फेक स्टैम्प बनाना शुरू करेंगे। फेक स्टैम्प या स्टैम्प पेपर दोनों बनाएंगे हम लोग। क्लियर? तो अब सबसे पहले समझो कि नासिक के अंदर है ना, अब सबसे पहले फैंग स्टैम्प बनते हैं। स्टैम्प बनते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट जो इशू करती है ना, वो स्टैम्प पेपर या स्टैम्प दोनों गवर्नमेंट जहाँ से इशू करती है वो बनाती है। कौन सी? कहाँ पे बनते हैं? नासिक में बनते हैं। कौन बनाती है? तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस बनाती है। ठीक है, उनका एक अलग से डिफरेंट प्रिंट होता है, वहाँ पे वो सब सारी चीज़ें प्रिंटेड होती हैं। क्लियर? अब यहाँ पे उन लोगों ने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? उसी टाइम पे गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया कि भाई जो हमारे पास जो बेफालतू की जो मशीनें पड़ी है ना, हम उन्हें बेचना चाहते हैं। बेचना इन द सेंस, उस टाइम पे जब हर्षद मेहता का स्कैम धीरे धीरे बाहर निकल रहा था तो इंडिया क्राइसिस से गुजरने की सिचुएशन पे आ चुका था। मतलब मार्केट में पैसा बहुत घूम रहा था पर लोगों की जेब में पैसा नहीं था।
तो इस इंडियन सिक्योरिटी प्रेस को चलाने के लिए उन्हें एक चीज़ करनी पड़ती थी कि जो उनके पास जो पुराने मशीनें थी, जो भंगार में बेचने वाली थी, जिनकी मशीन की कीमत नहीं आ सकती थी, उन लोगों को, उन मशीनों को रतन सोनी ने और अब्दुल ने, दोनों ने मिलके इनको हाई प्राइस पे खरीदना शुरू किया। क्यों इनको हाई प्राइस पे खरीदना शुरू किया? तो ऑटोमेटिकली वो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की नज़र में आ गए। ठीक है, अब जो उनके हायर ऑफिसर थे उनसे उन्होंने मीटिंग वगैरह की, उनसे बातचीत वगैरह की और उनसे डीलिंग करना किया। ठीक है, डील में ये होता था कि आपको सिर्फ मशीन दी जाएगी, पर मशीन के अंदर यूज होने वाली डाई, स्पेशल पेपर, स्पेशल टाइप का प्रिंटर, ये 3 चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। क्यों? अगर आपको 3 चीज़ें मिल जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप रियल स्टैम्प बना सकते हो। ठीक है, रियल स्टैम्प पेपर आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो अगर आपको ये 3 चीज़ें मिलती हैं तो। बट अब यहाँ पे उनको ये 3 चीज़ें मिल नहीं रही थी, तो उन लोगों ने जो इनकी सिक्योरिटी थे, जो यहाँ पे ऑफिसर बैठते थे, उनसे थोड़ी सेटिंग वेटिंग की, उनको पैसे वैसे खिलवाया और उनको कहा गया कि आपको आप डाई भी देंगे, आपको स्पेशल पेपर भी मिलेंगे और आपको हमारा एक अलग से प्रिंटर यूज़ करने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर उनको 3 चीज़ें मिल गई जिनसे वो अपने मार्केट के अंदर घुस सकते थे। हो ये रहा था कि मार्केट के अंदर घुस तो सकते थे यहाँ से, बट एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी। क्या चीज़ करनी पड़ेगी? कि आपको मार्केट के अंदर से रियल जो रियल उन्हें कम करना पड़ेगा। अब रियल कम करने के लिए उन लोगों ने क्या दिमाग लगाया पता है? कि जब गवर्नमेंट किसी स्टैम्प पेपर्स को इशू कर रही थी ना, तो उन्हें इशू एक परमानेंट या फिर एक पर्टिकुलर एड्रेस पे वो भेजती थी, और वो वहां तक भेजने ना देने के लिए वो लोग इन लोगों को कहते थे, जिनको इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के जो उचले अधिकारी थे ना, उनको कहते थे कि भाई जो एड्रेस पे जा रहे हैं ना, इस एड्रेस को चेंज करो। जब एड्रेस को चेंज करते थे तो होता क्या था पता है? कि किसी भी कंपनी ने मंगवाए हैं उस कंपनी तक नहीं पहुंचे और उनको इमरजेंसी में काम है, तो वो किसके पास जाएंगे? वो सीधा अब्दुल के पास जाएंगे, या फिर अब्दुल के रखे हुए 350 में से किसी एक ब्रोकर के पास जाएंगे। क्लियर? क्योंकि उनको फटाफट मिल रहे थे। अब जो दाम पे गवर्नमेंट अगर बेच रही है 50 रुपए में, तो अब्दुल उनको बेचता था सिर्फ 20 रुपए में। क्यों? क्योंकि इसके पास तो अंधा पैसा आ रहा था उस टाइम पे। ठीक है, इसे सोच लिया था कि मेरे को खाली करना क्या, मेरे को छापना ही तो है, छापना ही तो है, और ये छापे जा रहा था। यहाँ पे गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि हम लोग रियल भेज रहे हैं, उनका यूज हो नहीं रहा है और मार्केट के अंदर इसके 50-20 रुपए बेचे जा रहे हैं। तो उनको समझ में आ चुका था यहाँ पे कि भाई मार्केट के अंदर शॉर्टेज कर दो तो ऑटोमेटिक इनके दाम बढ़ जाएंगे। और उन लोगों ने किया भी वही कि गलत एड्रेस पे वो भिजवाना शुरू कर दिया, और वहां से वो पड़े रहते थे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 साल तक वो लोग पड़े रह रहे हैं। किसी कंपनी ने एक साथ 1000 स्टैम्प पेपर्स को इशू मंगवाया, पर वहां से निकलते टाइम पे एड्रेस को कर दिया चेंज। किसने चेंज किया? कंपनी वालों ने नहीं, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के बड़े अधिकारी है ना, जो मेन ऑफिसर थे, उन लोगों ने कर दिया अपने क्लर्क को कह के कि एड्रेस चेंज कर दो। अब उस कंपनी के पास सिक्योरिटी पेपर्स पहुंचे ही नहीं है, स्टैम्प पेपर्स पहुंचे ही नहीं, तो और उनको अब डेडलाइन आ गई गवर्नमेंट की कि भाई आपको अगले महीने की इस तारीख को हमें सब कुछ आपको भेजना पड़ेगा, आपका सारा स्टैम्प पेपर का जितना कुछ आपने यूज किया है आपको रिपोर्ट जमा करानी होगी। अब ये लोग गवर्नमेंट को ये कह सकते नहीं है कि आपने भेजा नहीं है, तो उस टाइम पे होगा क्या? ये लोग सीधे मिलेंगे अब्दुल को, बोलेंगे कि भाई एक काम कर, 1000 पेपर दे दे, अपना प्राइस बोल। तो इसके पास ऑलरेडी था कि भाई गवर्नमेंट अगर 50 में दे रही, मैं 20 में दे रहा हूँ, चल दे ले। तो सारी कंपनीज को यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा था, तो सारी कंपनी ने इसको यहाँ से लेना शुरू कर दिया। क्लियर? ये एक नॉर्मल आपको चीज समझा रहा हूँ। अब ये बना था कौन कौन से स्टैम्प पेपर थे जो फेक थे, वो कौन कौन से थे? तो पहला आता है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। अब देखो जुडिशियल मतलब जिसमें कोर्ट के लॉ के जितने भी चीजें चलती थी ना स्टैम्प पेपर के इंक्लूडिंग, वो सारी की सारी फेक कर दी इसने यहाँ पे। ठीक है, दूसरा है इसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, टैक्स को लेना, टैक्स बचाना, टैक्स को चोरी, सारा का सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसने यहाँ पे फेक कर दिया। फिर आया नोटरी वाला, ये तो नॉर्मल जो आपका वकील वगैरह होते हैं नोटरी करते हैं ना, उसमें घुस गया, वो भी उस पर फेक कर दिया। फिर आया ब्रोकर, जो ब्रोकर नोट होते हैं ना, ब्रोकर नोट कहाँ पर यूज होता है आपका? हर्षद मेहता की अगर आपने वेब सीरीज देखी है ना, तो उसके अंदर आपको दिखा होगा कि ब्रोकर एक नोट देता है, उस नोट के हिसाब से आप सब चीजें डीलिंग वगैरह कर सकते हो बैंक के साथ। वो नोट जो फेक बनाता था ना, जहां से हर्षद मेहता लेके आता था, वो हर्षद मेहता लेके आता था अब्दुल कलाम से लेके आता था। अब समझ में आया ये किस तरीके से दोनों कनेक्टेड है? कि हर्षद मेहता को जो फेक नोट्स चाहिए थी ना, जो ब्रोकर रिसिप्ट चाहिए थी, वो कहां से मिलती थी? अब्दुल करीम से मिलती थी फेक रिसिप्ट। क्लियर? अब आज इसका ही बहुत ट्रांसफर हुआ है, फेक शेयर सर्टिफिकेट, फेक शेयर सर्टिफिकेट, जो फेक शेयर होते थे ना उसका सर्टिफिकेट लेना,
मतलब कि अगर मैंने किसी कंपनी के कुछ 50 शेयर लेके रख लिए अपने पास, ठीक है, अब ये लिटरली मैंने लिए नहीं है, ठीक है, बट मेरे पास जो स्टैम्प पेपर है उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैंने इस कंपनी के 50% शेयर लिए हुए हैं, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है 0%। क्लियर, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं सर्टिफिकेट लेके डायरेक्ट कंपनी के पास जाऊंगा, कंपनी को बोलूंगा कि मेरे को शेयर बेचने हैं। कंपनी क्या बोलेगी कि हाँ भाई आपके पास स्टैम्प पेपर में लिखा हुआ है, हाँ स्टैम्प पेपर में लिखा हुआ है, क्या है 50% शेयर मेरे को चाहिए और ये मेरा शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट रहा है, तो मेरे को शेयर वापस दो मेरे वापस। तो हुआ क्या, इस बंदे ने ना कुछ इन्वेस्ट किया ना कुछ किया और उस कंपनी से जाली या फिर अपने फेक डॉक्यूमेंट देके के, फेक स्टैम्प पेपर देके वहां से ओरिजिनल शेयर मार्केट के शेयर उठा लिए। क्लियर, तो उस तरीके से लोगों का शेयर आने शुरू हुए। ठीक है, अब कंपनी के अंदर पैसा नहीं आ रहा है पर लोग उसके शेयर धनाधन उठा रहे हैं, तो भी कंपनी लॉस में जा रही है। ठीक है, अब वो सिस्टम नहीं है, अब तो सीधा ऑनलाइन हो चुका है, अब तो कोई सिस्टम नहीं है। अब आते हैं इंश्योरेंस एजेंसी का स्टैम्प। इंश्योरेंस में भी होता था कहीं पे कार वगैरह कुछ ठुक गई है, कुछ भी है, स्टैम्प ड्यूटी है, कोई भी काम आया वहाँ पे फेक डाल दिया और फेक डाल के उसने वहाँ पे भी इंश्योरेंस में इतने सारे क्लेम कर दिए थे कि उसको बहुत सारा पैसा आ चुका था। अब यहाँ पे उसको इस पूरे स्कैम्स को चलाने के लिए, इतनी स्कैम को चलाने के लिए उसने 350 ब्रोकर रखे थे। कितने, या कह लो 350 एम्प्लॉय। इस तरीके से इसका पूरा 32,000 करोड़ का स्कैम चलता था। ये पकड़ा कब गया पता है, 2000 में। कब पकड़ा गया, साल 2000 में, जब बेंगलोर पुलिस को एक टिप मिली थी कि भाई फेक रूप में एक पूरा का पूरा एक स्टैम्प पेपर का पूरा एक बहुत सारे बॉक्स बेंगलोर सिटी से ट्रांसफर होकर कहीं जाने वाले हैं, तो उनको प्रॉपर टिप मिली और उन लोगों ने उस टाइम पे क्या किया, उन गाड़ी को रुकवाया, उन बॉक्स को निकाला, उन बॉक्स को चेक किया, तब उनको आइडिया आया। क्या चीज़ पता है कि यार इसमें फेक और रियल को कोई फर्क ही नहीं है। कोई नहीं कह सकता था कि भाई ये लोग फेक है ये रियल है, इतने वो रियलिस्टिक बना दी थी उन लोगों ने। और इनडायरेक्टली हुआ भी ये था कि जब ये स्कैम बाहर निकला, जब ये खुला, तब पूरे 18 स्टेट्स के अंदर, कितने टोटल 18 स्टेट्स के अंदर ये स्कैम बिक चुके थे, इतने ज्यादा थे। क्लियर, और हुआ क्या कि जब इन लोगों ने बाहर निकाला तो सिंपल सी बात है कि उनके पास इतनी अथॉरिटीज नहीं होती हैं। ठीक है, मुंबई पुलिस के पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि उस टाइम पे वो लोग सब कुछ इन्वेस्टिगेशन कर पाए। तो गवर्नमेंट ने अपनी खुद की एक स्पेशल बॉडी को अनाउंसमेंट किया, जो क्या थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। क्या थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। और उसने अनाउंसमेंट किया कि 1994 से लेके 2000 तक उस बंदे ने स्कैम किया, टोटल 6 साल में स्कैम किया है और उसकी रकम होती है टोटल 32,000 करोड़। कितनी, 32,000 करोड़ उसने स्कैम में लगा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ तो हर्षद मेहता से भी ज़्यादा ऊंचा स्कैम हुआ है। अब तुम एक चीज को इमेजिन करो, क्या चीज, हर्षद मेहता पकड़ा गया क्योंकि उसने एसबीआई के कुछ 500 करोड़ का घोटाला किया था और वो उसने दिए ही नहीं। क्लियर, उसके बाद से उसके पूरे 5,000 करोड़ निकले। यहाँ पे वही चीज सेम हुई। क्या चीज हुई कि वहां पे सिर्फ 2 बॉक्सेस जिनकी कीमत तकरीबन होगी सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए, या गिन लो चलो 20 लाख रुपए कीमत होगी, क्योंकि वो इतने सारे बॉक्स पकड़े भी नहीं गए थे, सिर्फ 2 बॉक्स पकड़े गए थे जिनकी मार्केट वैल्यू उस टाइम पे 1 लाख से 2 लाख रुपए थी। ठीक है, उन 2 लाख के चक्कर में पूरा 32,000 करोड़ का स्कैम बाहर आ गया। क्लियर, स्टार्टिंग में जो जिन 2 लोगों को पकड़ा था ना यहाँ पे, वो लोगों को बहुत मार के तोड़ दिया सालों को। तब जाके उन लोगों ने बोला कि हाँ भाई इसके पीछे एक पर्टिकुलर नाम है, वो है अब्दुल करीम। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इन 350 का इंटरव्यू करना पड़ता है, फिर इन 350 को इंट्रोगेट करना पड़ता। वो ना करना पड़े, इन 2 को इन लोगों ने इतना मारा, इनके ऊपर भी कुछ शब्द थे, इनके ऊपर ही ब्रोकर थे, उनके ऊपर ब्रोकर थे, क्योंकि अब्दुल करीम डायरेक्ट किसी से लिंक में था ही नहीं। ऑलरेडी अब्दुल करीम किसी के डायरेक्ट लिंक में नहीं था, वो हमेशा अपने सब जो बॉडीगार्ड्स थे उन्हीं के लोग चलता था कि अब्दुल करीम यहाँ पे है तो उसका कोई मैनेजर, उसका मैनेजर, उसका मैनेजर, उसका मैनेजर, उसका मैनेजर, उसके नीचे एम्प्लॉय। इतना कुछ प्रोसेस के बाद अगर अब तब जाके अब्दुल करीम तक पहुंच सकते थे। धीरे धीरे सब कुछ इन्वेस्टिगेशन किया और 2006 में, जब 2006 में अब्दुल करीम को अरेस्ट किया गया और उसको सुनाई गई 30 साल की सजा। कितनी, 30 साल की सजा सुनाई गई। बट 30 साल की सजा सुनाने के बाद उसको टोटल, उसको पूरे इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइन मारा गया। कौन सा, 202 करोड़ का फाइन मारा गया। पूरे इंडियन हिस्ट्री में किसी इंसान के ऊपर फाइन लगाओ ना, सबसे बड़ा फाइन, तो वह 202 करोड़ का फाइन लगा, अब्दुल करीम को लगा। क्लियर, उसने स्कैम कितना किया था, 32,000 करोड़ का। कितना हुआ, 202 करोड़ का फाइन लगा। अब एक चीज देखो
कि हर्षद मेहता की मृत्यु कहाँ हुई थी? जेल में। क्लियर। 2017 में अक्टूबर का महीना 23 तारीख अब्दुल करीम मरता है जेल के अंदर। कब मरता है? जेल के अंदर। किस रीजन से? उसके एक दिन पहले उसका किया जाता है नारकोटिक टेस्ट, और नारकोटिक्स टेस्ट में उसने बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के बहुत सारे लोगों के ऐसे ऐसे नाम बोले, आम आदमी पार्टी सॉरी नहीं, बीजेपी, कांग्रेस के और गठबंधन के ऐसे ऐसे लोगों के नाम बोल दिए थे कि लोगों की सीटें हिल चुकी थी उस टाइम पे। इस हद तक के नाम उसने रिवील कर दिए थे। और सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि वो नार्को टेस्ट के ठीक 4-5 दिन के बाद इस बंदे की डेड बॉडी मिलती है उसके सेल के अंदर 2017 में। उसी के सेल के अंदर शाम को अक्टूबर 23 तारीख को शाम को उसकी डेड बॉडी मिलती है, और डेड बॉडी का रिपोर्ट ये कहता है कि उस बंदे को हार्ट अटैक आया। मतलब जस्ट इमेजिन करो कि जिस इंसान को 2006 से 17 तक हार्ट अटैक नहीं आया, वह जब नार्को टेस्ट किया जाता है और नार्को टेस्ट के 7 दिन बाद उसको हार्ट अटैक आता है। क्लियर। क्यों? क्योंकि इसने बहुत बड़े बड़े नाम को रिवील किया था। वही सेम केस हुआ था हर्षद मेहता के केस में। हर्षद मेहता ने भी पब्लिक के सामने आकर कह दिया था कि मैंने एक सूटकेस के अंदर, एक ब्लैक सूटकेस के अंदर मैंने इस प्रेसिडेंट को या फिर इस पीएम को मैंने 1 करोड़ पैसा दिया है। और उसके ठीक कुछ सालों बाद उसको क्या होता है? वो भी हर्षद मेहता जेल के अंदर, उसको हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। वही सेम चीज़ यहाँ पे होती है। क्लियर। यहाँ पे आपको जब तक वो मरा तब उसकी कुछ कम तकरीबन 40 से 50 प्रॉपर्टी है जिनकी मार्केट वैल्यू आज गिनो तो तकरीबन होती है 11,000 करोड़ रुपए। ठीक है। वो आज किसके पास है? आज वो गवर्नमेंट के पास है। क्यों? गवर्नमेंट को एक चीज़ पता थी। गवर्नमेंट को एक चीज़ पता है क्या? अगर इस बंदे को बाहर निकला, क्योंकि बंदे की सजा कम कितनी कर दी थी? 13 साल तक इसकी सजा कर दी थी। अगर ये बंदा बाहर निकलता तो ये 202 करोड़ देने के लिए क्या करता? उन ये 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज को बेचना शुरू करता। तो मार्केट के अंदर फिर से क्या होता है? पानी का फ्लो आ जाता, एक मनी फ्लो आ जाता। क्लियर। वो ना हो पाए इसलिए लोगों ने अंदर से कुछ ना कुछ गेम किया हुआ है। क्लियर। तो ये था कौन? अब्दुल करीम तेलंगी, जिसने किया था इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम जो था 32,000 करोड़ का 1994 से लेके 2000 तक में। क्लियर। और इसकी मौत भी एक सस्पिशियस है। अभी तक प्रूफ नहीं हुआ कि किस तरीके से हुआ था, बट इसके मरने के बाद कुछ सालों बाद तकरीबन 2018 से पहले 18 स्टार्ट होने से पहले उसके खिलाफ जितने भी मुकदमे थे, जो लोग भी इसके अंदर शामिल थे, नेशनल सिक्योरिटी प्रेस के अंदर जितने लोग शामिल थे, वो सब लोग, जो बड़े बड़े मिनिस्टर थे वो सब लोग, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर मिले हुए थे वो सब लोग, सबको बोल दिया कि यू आर नाउ क्लीन चिट। सारा इल्जाम किसके ऊपर डाल दिया? अब्दुल करीम तेगी ऊपर डाल दिया था। और इसको भी बोल दिया कि भाई तू ये मर गया, मतलब सारा इल्जाम इस पर डाल के केस को कर दिया क्लोज। यहाँ पे होगा केस क्लोज, सब चीज़ें खत्म। यहाँ पे अब्दुल करीम के मरने के साथ साथ सारे के सारे 202 करोड़ और ये 32,000 करोड़ भी गायब, सब खत्म हो गया। कहाँ गया पैसा? किसने चुराया? किस तरीके से क्या कांड किया? किसी को कुछ पता नहीं है। इसकी मौत के बाद सब खत्म हो चुका था। क्लियर। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, क्योंकि एक टॉपिक से हट के एक चीज़ बताया था। ठीक है। तो आई होप इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें भी, इसकी नेक्स्ट एपिसोड भी आने वाले हैं। मतलब अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के स्कैम्स किए हुए हैं पब्लिक ने, वो आपको बताऊंगा किस किस तरीके से स्कैम्स होते हैं, किस तरीके से स्कैम्स किए गए हैं, उनको आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।